चेक कर लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज क्लियर आ रही है, एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था? हमें पहले फेज रूल देखना है कि फेज रूल होता क्या है। चलो, यहां तक आवाज आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स, सब कुछ ठीक है? सबसे कल हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा था कि क्या होता है, ठीक है। होमोजीनियस फेज क्या होता है, हेट्रोजीनियस फेज क्या होता है, ठीक है। आज के क्लास में आप डालोगे, हेडिंग डालोगे फेज रूल क्या होता है। फेज रूल क्या होता है, ठीक है। देखो, फेज रूल के बारे में पहले, अगर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, थोड़ा अगर याद होगा तो हमने यही बताया था आप लोगों को कि फेज क्या होता है। फेज हमने बताया था कि कोई भी होमोजीनियस होमोजीनियस कोई भी होगा, होमोजीनियस होगा या फिर फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट किसी सिस्टम का होता है, उसको मैकेनिकली हम लोग सेपरेट, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास गैस है, गैसियस मॉलिक्यूल तो गैस फेज होगा, लिक्विड है तो लिक्विड फेज रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड फेज रहेगा, मतलब जो भी रहेगा वो परफेक्टली होमोजेनियस होगा, ठीक है। मतलब वो उसको आराम से आप सेपरेट कर सकते हो सिस्टम के अंदर। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो फेज है, उसके बीच में बाउंड्री बन रही है, उसको हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं। यही था ना। अब जैसे हम लोगों ने कल लिखा था कि मान लेते कोई एयर कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो एक सिंगल फेज है, तो उसके अंदर क्या होता है, उस एयर में ढेर सारे गैसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई फेज रूल होता क्या है। तो मान लेते कि हमारे पास क्या गैसियस फेज हो गया, वाटर फेज हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। दो लिक्विड में भी फेज हो सकता है। मान लो आपने प्रैक्टिकल किया होगा ना, तो प्रैक्टिकल करते होगे तो आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा उसका ब्रोमीन वाटर के साथ, तो देखते थे कि लिक्विड में दो लेयर बन जाती थी। तो कहोगे ना कि यहाँ पे भी दो फेज पॉसिबल है, एक एक देखोगे यहाँ पे लिक्विड फेज है, एक यहाँ पे देखोगे कि थोड़ा सा ऑयली टाइप का फेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही होता है, मतलब एक दूसरे को आराम से सेपरेबल फॉर्म में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे फेज रूल क्या है, आप एक बार देखोगे अच्छे से। देखो, फेज रूल फेज रूल स्टेट दैट फेज रूल स्टेट दैट अब इसको हम पहले लिखा ले, उसके बाद देखो मेन क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम अगर दो फेज हमारे पास है या कोई भी फेज हमारे पास है, अगर वो इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम में रहता है, कोई भी सॉल्यूशन अगर किसी फेज में रहता है, ध्यान देना मन, सब जितने बच्चे हैं, अगर कोई भी फेज हमारा, कोई भी सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज, कोई इक्विलिब्रियम में रहता है, तो कहोगे कि उसको इफेक्ट आप कहोगे कि इफेक्ट उसको कौन करेगा, तो कहोगे या तो कंसंट्रेशन कर सकता है, या टेम्परेचर कर सकता है, या प्रेशर कर सकता है, लेकिन उसको ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हो गया, मैग्नेटिकल फोर्सेस हो गया, या सरफेस सेक्शन उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। यानी कि जो भी फेज होगा वो किस पे डिपेंड होगा, या तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा, या तो प्रेशर पे डिपेंड होगा, या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है, अगर सॉलिड लिए, आइस का सॉलिड लिए, तो आइस का सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो पिघलेगा, तो क्या बनेगा, तो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चेंज होगा ना। अब उसके अंदर ये थोड़े कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या ग्रेविटी फोर्सेस या मैग्नेटिक फोर्सेस या मैग्नेट लेके आ रहे हो तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो फेज रूल में यही बताता है कि अगर इक्विलिब्रियम
बिटवीन अगर एनी नंबर ऑफ फेज होता है या कोई भी फेज में है, अगर सॉलिड है लिक्विड है कोई भी, मतलब अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो कभी भी उसको ग्रेविटी ना अफेक्ट करेगा, ना ही इलेक्ट्रिकल फोर्स अफेक्ट करेगा, ना ही वो मैग्नेटिक फोर्स अफेक्ट करेगा। अगर उसको कोई इंफ्लुएंस करेगा तो टेम्परेचर करेगा, प्रेशर करेगा, कंसंट्रेशन करेगा। तो इसीलिए जब वहां पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो कहोगे कि फेज पे डिपेंड करेगा, उसके कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। और फिर उसके बाद एक फॉलोइंग इक्वेशन दिखाओगे कि फेज रूल का क्या बेसिकली आपका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो यही लिखोगे, फेज रूल स्टेट दैट इफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन, लिखते जाइएगा, इफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन एनी नंबर ऑफ equilibrium between any number of phase, any number of phase is not influenced by is not influenced by gravity। दूसरा, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तीसरा, मैग्नेटिक फोर्सेस। और बाय सरफेस और बाय सरफेस एक्शन। सरफेस एक्शन यानी कि फोर्स वाला क्या हो गया, यानी आपने पता क्या बताया कि फेज रूल क्या होता है, तो कहोगे फेज रूल, अगर हमारे पास किसी कोई एक फेज रहता है या फिर इक्विलिब्रियम बिटवीन दो फेज रहता है, यानी कि सॉलिड हो गया और लिक्विड हो गया, या लिक्विड अगर गैस हो गया, दो फेज है, तो हमारा उसको ना कोई उसको ग्रेविटी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ना ही इलेक्ट्रिकल फोर्स कोई इफेक्ट डालता है, ना ही कोई मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट डालता है, ना ही कोई सरफेस एक्शन या आपको इसको अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। बट ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो लिखोगे बट आर इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय बट आर इन्फ्लुएंस्ड बट आर इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय टेम्परेचर। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा कंसंट्रेशन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अमन, श्वेता, स्वाति पांडे, दृष्टि। कल हम लोग को समझे थे कि फेज क्या होता है। फेज हमने बताया था कि कोई भी होमोजीनियस पोर्शन होगा, जैसे भाई जाहिर सी बात है लिक्विड तो लिक्विड रहेगा ना वो, तो हमने बोला था कि लिक्विड फेज हो गया, सॉलिड फेज हो गया, गैस फेज हो गया। अब हम पढ़ेंगे फेज रूल। फेज रूल क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई दो फेज रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, तो उसको ना ग्रेविटी उसको अफेक्ट करेगा, ना इलेक्ट्रिकल फोर्स अफेक्ट करेगा, ना मैग्नेटिक फोर्स अफेक्ट करेगा, ना सरफेस एक्शन फोर्स का इन्फ्लुएंस करेगा। बट इस फेज को कौन अफेक्ट कर सकता है? जाहिर सी बात है वाटर है, लिक्विड है, आइस ही अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको कौन अफेक्ट करेगा? भाई टेम्परेचर ज्यादा तो पिघल के पानी बन जाएगा, पानी को और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो गैस बन जाएगा। ज्यादा प्रेशर लगाओगे, प्रेशर भी ज्यादा लगाओगे तो क्या बनेगा? प्रेशर भी ज्यादा लगाओगे तो बेसिकली क्या होगा, वहां पे भी आपको आप प्रेशर ज्यादा जैसे लगाओगे तो वहां पे भी आपको सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। अगर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहता है तो भाई कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहता है तो ज्यादा समय लगेगा इसको। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो आपने ये बताया कि फेज रूल स्टेट दैट इफ इक्विलिब्रियम बिटवीन एनी टू फेज या फिर एनी नंबर ऑफ फेज इज नॉट influenced by gravity, electrical force and magnetic force, but it was influenced only by the temperature, pressure and concentration। ठीक है, तब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट लाइन में कॉमा लगा के, देन द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, then the number of degree of freedom, then the number of degree of freedom f of the system, f of system f of system is
related to f of system is related to the number of component. नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब दो फेज है तो क्या क्या कंपोनेंट है, सॉलिड कंपोनेंट है कि लिक्विड कंपोनेंट है, क्या है, एंड नंबर ऑफ फेज एंड नंबर ऑफ फेज, ठीक है, पी बाय फॉलोइंग फेज रूल, बाय फॉलोइंग फेज रूल। तो आपका फेज रूल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर में होता है, एफ बराबर में होता है सी माइनस पी प्लस टू। क्या होता है, सी माइनस पी प्लस टू। यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहले आपने पढ़ा फेज रूल, तो आपने पढ़ा कि फेज रूल क्या होता है, तो आपने बताया कि इफ इक्विलिब्रियम बिटवीन एनी नंबर ऑफ फेज, अगर मान लेते दो फेज हमारे पास है, मान लेते कि आपके पास दो फेज लेते हैं, दो फेज क्या क्या ले सकते हो, मान लेते कि हम सॉलिड ले लेते हैं और उसी में दूध मिला देते हैं, तो कहोगे ना कि भाई एक तो हमारा कंपोनेंट तो दो ठो है, फेज भी दो ठो है, ठीक है, कभी कभी फेज एक भी हो सकता है, ठीक है, दो लिक्विड ले लोगे तो क्या होगा, अगर मान लेते कि दो लिक्विड ले लेंगे तो कंपोनेंट क्या हो गया एफ क्या लिखियो एफ, हाँ देखो, फेज रूल में क्या करते हैं हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, तो यही बता रहा है कि अगर फेज रूल स्टेट दैट इफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन एनी नंबर ऑफ फेज इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ये भी जो भी फेज होगा, जैसे सॉलिड फेज हो गया, लिक्विड फेज हो गया या गैस फेज हो गया, जो भी फेज होगा इसको कौन इन्फ्लुएंस करे, किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम बराबर में क्या होगा, कहोगे इज रिलेटेड टू द, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो कहोगे नंबर ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फेज पे डिपेंड करेगा, इसी को हम लोग फेज रूल कहते हैं। तो एफ बराबर में क्या हो जाता है, सी माइनस पी प्लस टू होता है, क्या होता है, सी माइनस पी प्लस टू होता है। अच्छा, अब कहोगे सर कंपोनेंट और फेज में क्या अंतर है, तो कहोगे कंपोनेंट और फेज अभी आगे चल के तो हम लिखाएंगे कि अभी बताएंगे कि फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि फेज रूल क्या होता है, तो कहीं ना कहीं फेज रूल में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट और फेज रूल बराबर में होता है कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ फेज पे डिपेंड करता है। तो अभी इतना आया कि फेज रूल क्या होता है, फेज रूल आपका ये हो गया, इस पे F बराबर में सी माइनस पी प्लस टू होता है, यहाँ पे कंपोनेंट है और फेज है, और कंपोनेंट क्या होता है, फेज क्या होता है, जैसे थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसके बाद तो डिटेल में लिखाएंगे। कंपोनेंट क्या हो गया, फेज हो गया, जैसे मान लेते एग्जाम्पल में लेते हैं क्या, कि मान लेते कि हमने एक वो ले लिया, ऑयल ले लिया, ठीक है, एक ऑयल ले लिया और वाटर ले लिया, है तो हमारे पास, देखो ऑयल और वाटर ले लिया, तो कहोगे कि ऑयल वाटर क्या होता है, दोनों लिक्विड में, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो कंपोनेंट क्या हो गया, कहोगे कंपोनेंट यहाँ पे एक ही है, क्या है, कंपोनेंट यहाँ पे एक ही है क्योंकि दोनों लिक्विड में है। लेकिन फेज अगर कोई पूछेगा तो कहोगे ऑयल अलग फेज है और वाटर अलग फेज है, तो कहोगे फेज यहाँ पे दो फेज हो गए लेकिन कंपोनेंट यहाँ पे एक ही है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको ले लेते हैं क्या, सॉलिड आइस ले लेते हैं, आइस ले लेते हैं और दूध ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, तो क्या कहोगे, कहोगे कि कहोगे कि ये सॉलिड है और मिल्क हमारा क्या है, लिक्विड है, तो कहोगे यहाँ पे जो कंपोनेंट हो कितना है, कहोगे दो कंपोनेंट है, एक सॉलिड कंपोनेंट है एक लिक्विड कंपोनेंट है। लेकिन फेज के बारे में बात करोगे, क्या फेज है, कहोगे एक सॉलिड फेज है और एक लिक्विड फेज है, दो फेज है दो कंपोनेंट है। समझ में आया? तो अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, पहले इतना समझ में आया, बताओ समझ में आया? हेलो, देखो देखो इसके पहले जो फेज वगैरह क्या होता था, होमोजीनियस लिक्विड के लिए था ना, ध्यान देना, फेज जो था, फेज वगैरह जो था, तो किस फेज के, जैसे सॉलिड फेज था, लिक्विड फेज था, तो फेज क्या थे, होमोजीनियस था। तो फेज रूल क्यों लाया गया था, अगर कोई ध्यान दिमाग लगाओ, फेज रूल क्यों लगाया गया था, या फेज रूल लाया कौन था, क्यों लाया गया था, क्या जरूरत पड़ गई, तो फेज रूल इसलिए लाया गया था, फेज रूल हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंपोनेंट के लिए लाया गया था। ध्यान देना, हेट्रोजीनियस मतलब कि अगर दो सॉलिड को मिला दें तो बताओ क्या होगा, दो लिक्विड को आपस में मिला दें तो क्या होगा, तीनों को आपस में मिला दें तो क्या होगा। तो अब यहाँ तो आप जानते हो कि फेज आपने पढ़ा कि जो फेज ऊपर आपने एकदम प्रॉपर वाइज एक सीरियल वाइज में तुमने पढ़ा कि फेज क्या होता है,
जैसे कि कोई होमोजीनियस बना रहता है, फिर उसके बाद उसको जैसे सॉलिड फेज हुआ, लिक्विड फेज हुआ, गैस फेज हुआ, दोनों को आपस में सेपरेबल बाउंड्री से सेपरेट किया जा सकता है किसी सिस्टम के अंदर। तो फेज रूल आपने पढ़ा। फिर आप कहोगे कि जो फेज रूल है ये लाया क्यों गया था, तो जाहिर सी बात है, इसको पहली बार कौन लेके आया था, तो कहोगे जे डब्ल्यू गिब्स। जे डब्ल्यू गिब्स proposed J.W. Gibbs proposed the phase rule. अब क्लियर हुआ, टाइप इन चैट बॉक्स। तो J.W. गिब्स थे, उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है, प्रपोज द फेज रूल, ठीक है, प्रपोज द फेज रूल इन 1876, ठीक है, 1876, while investigating heterogeneous equilibria, heterogeneous equilibria, ठीक है। यहां तक क्लियर है, टाइप इन चैट बॉक्स। तो फेज रूल में आपको क्या देखना है, फेज रूल इसलिए लाया गया था, J.W. गिब्स ने इसलिए लाया था ताकि हम लोग हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर लेंगे किसी भी दो फेज का, जैसे एक सॉलिड ले लिए, एक लिक्विड ले लिए, तो उसके इक्विलिब्रिया को स्टडी करने के लिए ही यहाँ पे फेज रूल को लाया गया था। यहाँ तक क्लियर है सब लोग, टाइप इन चैट बॉक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ, सब लोगों ने लिखा है यहाँ तक। देखो कोई भी फेज जो रहता है ना, कोई भी फेज रहता है वो होमोजीनियस रहता है। जैसे आप सॉलिड फेज बोलेंगे तो वो सॉलिड है पार्टिकल का बना रहेगा, तो उसको बोलोगे कि होमोजीनियस फॉर्म में है। अगर कोई लिक्विड है तो दो लिक्विड रहेगा ना, तो होमोजीनियस फॉर्म में रहेगा। लेकिन फेज रूल क्यों लाया गया था कि दो दो अलग अलग को आपस में, जैसे कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए फेज ले लिया, सॉलिड फेज ले लिया, उसके स्टडी को, लिक्विड फेज हो गया, गैस फेज हो गया, उसके स्टडी को, तो फेज रूल लाया गया था। अगर आप फेज कोई बोलेगा तो फेज से आप यही समझोगे कि वो एक होमोजीनियस होता है, जिसको हम लोग फिजिकली या मैकेनिकली किसी भी सिस्टम के अंदर सेपरेट कर सकते हैं, जैसे दो लिक्विड को, ठीक है, दो दो इमिसिबल लिक्विड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो फेज तो एक ही है। अब जैसे कोई पूछेगा कि मिल्क ले लिए और पानी ले लिए, या फिर ऑयल ले लिए, या फिर बेंजीन ले लिए और वाटर ले लिए, तो क्या है कि वो तो उसका फेज तो होमोजीनियस है ना, वो तो लिक्विड ही है ना, लेकिन उसको सिस्टम के अंदर हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। जो हल्का वाला रहेगा ऊपर चला, जो हल्का वाला ऊपर चला जाएगा, और जो बेसिकली
डेंसिटी जिसका ज्यादा रहेगा वो नीचे चला जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? अरे भाई सुन नहीं रहे हो? आवाज नहीं क्लियर आ रही क्या तुम लोगों में? हेलो? टाइप इन चैट बॉक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब सबसे पहले अब देखो हमने क्या पढ़ा, F बराबर में क्या होता है, C-P+2 होता है फॉर्मूला फेज रूल निकालने का। अब चलो यहाँ पे हम देखते हैं क्या। अब देखेंगे फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, एक एक करके देखेंगे कि फेज कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हेडिंग डालोगे फेज क्या होता है, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कहोगे अ फेज इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज मेनी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, कुछ भी लिख सकते हो भाई। जाहिर सी बात है फेज क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर दो लिक्विड को ले लेंगे तो सेम होमोजीनियस हो जाएगा। सेम लिक्विड लेते तो होमोजीनियस हो जाएगा, और दो अलग अलग ले लेंगे लिक्विड तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो कहोगे फेज इज डिफाइंड एज मेनी, द फेज रूल इज डिफाइंड एज मेनी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस एंड फिजिकली, एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ सिस्टम, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, which is bounded by, which is bounded by, which is bounded by the surface। ठीक है, आपने क्या बताया कि जो फेज होता है एक डेफिनेट या बोलो कि फेज रूल इज डिफाइंड एज होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस फॉर्म में फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज बाउंडेड बाय द सरफेस, which is bounded by the surface and it is mechanically separated from other part of the system। इसको मैकेनिकली हम लोग अलग भी कर सकते हैं। मैकेनिकली इट इज मैकेनिकली सेपरेटेड, इट इज मैकेनिकली सेपरेटेड बाय अदर पार्ट ऑफ सिस्टम, अदर पार्ट ऑफ सिस्टम। इसका दूसरा इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि मान लेते हैं कि ये जो फेज होता है, फेज इज डिफाइंड एज होमोजीनियस physically distinct and mechanically separable portion of the system which is separated from other such parts system is definite boundary surface। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, मान लेते कि हमारे पास लिक्विड फेज रहता है। ठीक है, मान लेते हमारे पास कोई लिक्विड फेज रहता है, तो नंबर ऑफ लिक्विड फेज किस पे डिपेंड करेगा, तो कितना नंबर लिक्विड, कितना कितना लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड करेगा। अब मान लेते कि दो लिक्विड ले लेते हैं, मान लेते कि दो लिक्विड ले लेते हैं, जैसे बेंजीन और वाटर ले लिए, तो क्या होगा, ये इमिसिबल लिक्विड है, दोनों को अलग कर सकते हो ना। अब मान लेते हैं कि तो क्या हो गया कि दो अलग अलग है, तो एक ही फेज लिक्विड फेज ही है, लेकिन दोनों को आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो ना। तो ये कह रहा है कि अगर होमोजीनियस फॉर्म लोगे या हेट्रोजीनियस फॉर्म लोगे तो फिजिकली उसको हम लोग किसी भी सिस्टम के अंदर हमें आंखों से दिखता है कि हमारे पास ऊपर की तरफ तेल है, नीचे की तरफ पानी है, और उसको हम आराम से मैकेनिकली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन फेज क्या एक ही है ना। जैसे तुमको ऑयल दे दिए, तो ऑयल दे दिया हम, एक एक ये टेस्ट ट्यूब दिए, इसमें ऑयल दे दिए और इसमें हम तुम्हें वाटर दे दिए, ऑयल दे दिया और वाटर दे दिए, ध्यान देना, ऑयल दे दिया और वाटर दे दिए, तुम क्या कहोगे, तो फेज सेम है, कहोगे ना सेम है। लेकिन अब यहाँ पे कहोगे कि ये
फेज तो हमारा सेम है, लिक्विड फेज में ही है, लेकिन क्या ये हेट्रोजीनियस है, मतलब ऑयल मिला हुआ है और वाटर मिला हुआ है, तो फिजिकली हमें आंखों से भी देख के मालूम चल रहा है कि ये डिस्टिंक्ट पार्ट है, मतलब अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो अब सरफेस बाउंड जैसे बात, एक सरफेस बना देगा, ऊपर ऑयल रहेगा नीचे पानी रहेगा, तो कहोगे इसको मैकेनिकली हम लोग इस किसी भी सिस्टम से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आया? बताओ, एग्जाम्पल देखो। बहुत आसान है, बहुत कठिन मत समझो इसको, और अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा आगे बढ़ने दो इसके बारे में। जैसे हम लोग मान लेते, पहला एग्जांपल लेते लिक्विड फेज का। लिक्विड फेज का एग्जांपल लेते हैं, तो बताओगे द नंबर ऑफ, लिखते भी जाओ, द नंबर ऑफ लिक्विड, द नंबर ऑफ लिक्विड फेज डिपेंड अपॉन, द नंबर ऑफ लिक्विड फेज डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट। ठीक है, क्या बता रहा है कि द नंबर ऑफ लिक्विड फेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट एंड देयर मिसिबिलिटी। ये क्या कह रहा है कि जो लिक्विड फेज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ कितना लिक्विड प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है पहला, और दूसरा उसके मिसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। लिक्विड फेज किस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ लिक्विड है, जैसे मान लेते हैं कि ऑयल है कि वाटर है, कितना नंबर ऑफ लिक्विड है, भाई दो लिक्विड है कि तीन लिक्विड है, कितना लिक्विड है, और उसके बाद कि क्या वो लिक्विड घुल रहा है, मिसिबिलिटी मतलब क्या हो रहा है, वो दोनों आपस में घुल जा रहे हैं कि नहीं घुल जा रहे हैं। अगर नहीं घुल रहे हैं तो कहोगे इमिसिबल, अगर घुल जा रहे हैं तो कहोगे मिसिबल है। तो कहोगे सबसे पहले कि मान लो दो ले रहे हैं, हेट्रोजीनियस का पढ़ रहे हैं, फेस क्या होता है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे या तो होमोजीनियस पढ़ेंगे, लिक्विड को या फेस को पढ़ेंगे। अगर हेट्रोजीनियस फेज है तो कहोगे इसमें दो लिक्विड मिलाएंगे, जब दो, तो यहाँ पे कहोगे नंबर ऑफ लिक्विड कितना है, तो कहोगे दो नंबर ऑफ लिक्विड है। क्या वो दोनों लिक्विड एक दूसरे में घुल जा रहे हैं, मिसिबल है, तो अगर मिसिबल है तो क्या होगा, अगर इमिसिबल है तो क्या होगा, दोनों कंडीशन आपको पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला आप कंडीशन ये, पहला वाला पोर्शन ये हो गया कि इफ टू लिक्विड इज इमिसिबल, अगर वो घुल नहीं रहे हैं, इफ टू लिक्विड, इफ टू लिक्विड आर इमिसिबल, पूरा चैप्टर में सॉलिड लिक्विड गैस है पढ़ना है, बहुत आसान है। इफ टू लिक्विड आर इमिसिबल, अगर दो लिक्विड अगर इमिसिबल मतलब घुल नहीं रहे हैं, अगर दो लिक्विड आपस में घुल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है एक दूसरे को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, और जैसे ऑयल हो गया ऊपर चला जाएगा, वाटर हो जाएगा वो नीचे चला जाएगा। दे विल फॉर्म, अगर दो लिक्विड क्या इमिसिबल है तो कहोगे दे विल फॉर्म, दे विल फॉर्म टू सेपरेट, टू सेपरेट लिक्विड फेज। क्या बनाएंगे, दो सेपरेट लिक्विड फेज बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या बताओगे, एग्जाम्पल मान लो ये ले लेते हैं, एग्जाम्पल में आप ले लो क्या, बेंजीन ले लो और वाटर ले लो, क्या ले लो, बेंजीन ले लो और प्लस वाटर ले लो। ये क्या है कहोगे, इसमें देखोगे तो आपने बताया कि लिक्विड फेज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कहोगे बताते हो क्या कि द नंबर ऑफ लिक्विड फेज पे डिपेंड करता है, तो कहोगे एक बेंजीन लिक्विड है, एक हमारे क्या है, और हमारे वाटर लिक्विड है, दो लिक्विड है, और इमिसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्या दोनों मिसिबल है, कहोगे दोनों घुलेंगे नहीं। तो कहोगे पहला बताओगे जब दोनों लिक्विड लेंगे और दो लिक्विड इमिसिबल होंगे तो एक सेपरेट लिक्विड फेज बनाएंगे। ठीक है, बेंजीन अलग बनाएगा और वाटर अलग बनाएगा। ठीक है, अलग बनाएगा, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में लोगे तो आपको बेंजीन अलग बनता हुआ दिखाई देगा और वाटर अलग बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे लिखने वाले हो, दूसरी कंडीशन ये हुआ कि अगर हमारे पास, अगर पास लिक्विड दोनों इमिसिबल या अमिसिबल ले लेते हैं, इफ टू लिक्विड, इफ टू लिक्विड, इफ टू लिक्विड आर मिसिबल, अगर दोनों लिक्विड क्या है, मिसिबल होंगे, दोनों लिक्विड क्या होंगे अगर मिसिबल होंगे, तो जैसे दो सेपरेट लिक्विड फेज बनाएंगे तो अब क्या बनाएंगे, एक ही सेपरेट, मतलब कि सिंगल लिक्विड फेज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिंगल लिक्विड फेज बनाएंगे। ठीक है, सिंगल लिक्विड फेज बनाएंगे, जैसे अल्कोहल ले लिए और वाटर ले लिए, हम देखते ही हो, अल्कोहल प्लस वाटर,
आजकल के जमाने में अल्कोहल जो लेते हैं, पानी मिला के पीते हैं, तो अल्कोहल और वाटर लेंगे तो इसमें कोई भी बाउंड्री बनती हुई नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, अल्कोहल पानी में आराम से घुल जाता है, मिसिबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कोई दो सेपरेट लेयर बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, एक ही लेयर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। यहाँ तक लिख के तुम लोग क्या करना, ग्रुप में सेंड कर देना। कल इसका फेज का एग्जांपल देखेंगे, सॉलिड का, फिर उसके बाद देखेंगे गैसियस का, फिर उसके बाद कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट कल देखेंगे क्या कंपोनेंट होता है। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत आसान रहता है इसका करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालना, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना किसी भी एग्जाम्पल का। ठीक है, तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल ही टाइप में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जाता है। उसके बाद तुमको ग्राफ पूछे जाते हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम। तो वो तो हम लोग का एकदम आसान है, वो तो एकदम थियरेटिकल है, बस थियरी की तरह एकदम दिमाग में बस बैठाते जाना है। अगर पान पहले आइस लोगे, आइस पिघलेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर गैस बनेगा, तो थियरेटिकल है। वो कर्व, ढेर सारे कर्व पढ़ना वो बहुत आसान है, मतलब ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर, इसलिए हमने आखिरी में लिया है। ठीक है, कुल मिला के तुम्हें यहाँ पे बस सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तीन फेज पढ़ना है। अगर जाहिर सी बात है, अगर लिक्विड ले रहे हो तो दो फेज होगा, दो लिक्विड मिला दिए तो कहोगे ना कि दो लिक्विड मिलाएंगे तो दो फेज हो जाएगा, ऊपर की तरफ अलग हो जाएगा, नीचे जैसे ऑयल ले लिया, वाटर ले लिए तो अलग हो गया, बेंजीन ले लिया, वाटर ले तो बेंजीन का आपको अलग दिखेगा, वाटर का अलग कलर दिखेगा, तो दोनों एक दूसरे को सेपरेट कर लेंगे। तो बस खाली यही हमें पढ़ना है इसके अंदर, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। अच्छा, लिक्विड के अंदर आप तो दो फेज बन जाता है, लेकिन सॉलिड और गैस के अंदर दो फेज नहीं बनता है, ना ही उसको आप सेपरेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक लिख के ग्रुप में अभी तुम लोग फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, लेफ्ट कर जाओ।